हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 7वां चैप्टर जो है प्रत्यवर्ती धारा, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो है ट्रांसफार्मर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका बनावट क्या होता है, ठीक है, पूरा इसका प्रकार क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या होता है, मतलब सब कुछ इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो ट्रांसफार्मर है इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है, ठीक है। और जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है ये हमने आसान भाषा में लिखा है जिससे आपको याद हो जाए। तो ट्रांसफार्मर अगर कोई भी पूछ लेता है आपसे कि ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं, तो आप क्या कहेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति या यंत्र है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, जिसकी सहायता से प्रत्यवर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। समझ में आ गया ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो आप कह दीजिएगा ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यवर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। आसान भाषा में आपने ट्रांसफार्मर समझ लिया, ठीक है, मतलब एसी जो धारा होते हैं उसको अधिक या कम हम कर सकते हैं। समझ गए। अब आते हैं, अब दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। आप जानते हैं जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको जब अन्योन प्रेरण पढ़ाया था, देखिए स्व प्रेरण हमने पढ़ाया था, फिर से अन्योन प्रेरण पढ़ाया है, उसके बाद जस्ट हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो अन्योन प्रेरण हमने पढ़ाया था। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। मतलब यदि कोई पूछ ले कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप क्या कहेंगे, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। वही बात हमने लिखा हुआ है कि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अन्योन प्रेरण कहते किसे हैं। तो अन्योन प्रेरण में हमने सिंपल वे में हमने यही बताया था कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, जैसे ये एक कुंडली है, अभी आपको फिगर हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ये एक कुंडली है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। देखिए ये आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये एक के ऊपर ये क्या है, नर्म लोहे की एक पतली क्रोड है, इसको एक के ऊपर एक लगाया गया है, ठीक है। तो इसके एक के ऊपर एक नर्म लोहे की पतली पट्टी को इसको लगाया गया है, और उसमें इन्होंने क्या किया है, उसमें हमने दो कुंडलियों को, देखिए ये एक कुंडली है जिसमें हमने एसी करंट को लगा दिया है, ठीक है, और ये दूसरी कुंडली है, मतलब इसको हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे, इसको याद रखेंगे, इसे हम प्राथमिक कुंडली है, ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है द्वितीय कुंडली। तो आपको इतनी बात समझ गया कि देखिए अभी हम सिद्धांत पे अभी बात करेंगे। थोड़ा सा ये फिगर भी समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि फिगर कैसे हम समझे। तो देखिए ये जो नर्म लोहे की एक पतली सी क्रोड है जिसको एक के ऊपर एक लगाया गया है, समझ गए इतनी बात। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें दो कुंडली लगे हुए हैं, एक को इधर वाले को प्राथमिक कुंडली कहेंगे, इधर वाले को द्वितीय कुंडली कहेंगे। तो इसमें केवल अन्योन प्रेरण में हमने यही बताया था कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो इस कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। समझ गए, यही है अन्योन प्रेरण। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, यदि डिटेल में समझना है तो आप लिखिए यूट्यूब पर अन्योन प्रेरण ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। वही बात आपको सिद्धांत में यहाँ से लिखना है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यह मतलब ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद अर्थात करके आपको अन्योन प्रेरण क्या होता है उसको लिखना है। तो हमने लिखा अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है।
जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतनी बातों को आपने लिख देना है। दो बात आपने समझ लिया, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है, दूसरा आपने समझ लिया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रकार कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर के यदि हम कार्य के आधार पर, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने? दो प्रकार का होता है। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टा में बदल देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या करते हैं? उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि जो निम्न प्रतिवर्ती वोल्टा को, निम्न मतलब होता है कम, ये बात आप जानते होंगे ना। तो यहाँ पे लिखा है हमने कि जो मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रतिवर्ती वोल्टा को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदल देता है, उसे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ गए ना? मतलब यहाँ पे अगर हम सिंपल में कहें ना, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है, ये लो वोल्टेज को क्या कर देता है? हाई वोल्टेज में क्या कर देते हैं? चेंज करता है। मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर का कार्य यही है कि ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि मान लेते हैं घर में बिजली क्या हो रही है? थोड़ी सी लो आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर लगाते हैं और इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं? एक बटन होता है जिसको हम इस तरीके से ऐंठते हैं। तो जब उसको हम ऐंठते हैं तो क्या होता है? थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ जाती है। तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? वो उच्चाई ट्रांसफार्मर है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? लो वोल्टेज को क्या कर देता है? हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है। परंतु एक और बात याद रखेंगे कि इसमें याद रखेंगे तभी उच्चाई ट्रांसफार्मर तभी कार्य करता है जब द्वितीय कुंडली में, ये द्वितीय कुंडली दिखाई दे रहा है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होता है। मतलब देखिए n मतलब होता है फेरों की संख्या, तो हमने n लिख दिया। ठीक है, ये फेरों की संख्या है। और किसकी है? तो s हमने लिखे, s मतलब होता है सेकेंड। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्या होती है वो अधिक होना चाहिए किससे? प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखेंगे कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या से। समझ गए होंगे आप। अब आते हैं दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आप जानते ही होंगे कि जस्ट इसके अपोजिट ये होगा। देख रहे हैं, इसमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में चेंज कर रहा है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ये क्या करेगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चेंज करेगा। तो वही हमने लिखा है, जो उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदल देता है उसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये लो वोल्टेज को किसमें, सॉरी, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देता है। समझ गए? ये भी तभी कार्य करेगा जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या होगी वो अधिक होगी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से। समझ गए ना? जस्ट इसके अपोजिट ये हुई होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत और ट्रांसफार्मर के दो प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसकी बनावट देखते हैं, मतलब रचना हम देखते हैं और इसकी कार्यविधि देखते हैं। उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसकी बनावट क्या होता है, मतलब इसकी रचना क्या होती है और इसका कार्यविधि क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बनावट या रचना। देखिए, आपको पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी, मतलब ज़्यादातर 7 नंबर में पूछे जाते हैं और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं।
तो इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैं यही कर सकता हूँ कि आपके लिए आसान भाषा में समझा सकता हूँ और लिख कर भी दे सकता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए इसकी बनावट क्या होती है। बनावट मतलब इसकी रचना। रचना में हमने इतना लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। इसमें हमने लिखा है कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतली क्रोड बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या है, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नर्म लोहे की पतली सी पत्ती है। ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया कि इसमें नर्म लोहे की पतली सी मतलब नर्म लोहे की पत्तियों हैं। मतलब ये नर्म लोहे की पत्तियां हैं, इनको एक के ऊपर एक रखा जाता है जिससे ये आयताकार पतलित क्रोड बन जाते हैं। यही तो हमने लिखा है, आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेटकर 2 कुंडलियां बनाते हैं। तांबे के तार को, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये वही है। तांबे के तार को लपेटकर 2 कुंडलियां बनाते हैं, एक है प्राथमिक एक है द्वितीयक। ठीक है, 2 कुंडलियां बनाते हैं और प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती बोल्ट स्रोत को जोड़ देते हैं। मतलब प्राथमिक जो कुंडली है उसमें हमने प्रत्यवर्ती वोल्टेज को जोड़ देते हैं। समझ गए ना? प्रत्यवर्ती वोल्टा को हम क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। यही तो है इसकी बनावट, मतलब रचना। तो आपको बहुत ही आसान शब्दों में हमने इतना लिखा हुआ है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। अब आता है कार्यविधि। तो कार्यविधि में भी मैं आपको बोल के भी चाहता तो लिखवा देता, बट मैं चाहता हूं कि आपको नोट्स बनाना भी है, तो यहां से यहां तक मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको कार्यविधि में आप क्या लिखेंगे। कार्यविधि का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर सिंपल में यही कार्य करता है कि जब प्राथमिक कुंडली में, ये प्राथमिक कुंडली है, तो जब प्राथमिक कुंडली में ये प्रत्यवर्ती वोल्टेज को, मतलब प्रत्यवर्ती वोल्टता को जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टता को जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाता है। यही इसकी कार्यविधि है, क्योंकि हम जानते हैं इसका सिद्धांत भी तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। तो कार्यविधि जस्ट अन्योन प्रेरण जो होता है उसी का परिभाषा ही आपको जस्ट लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा बनाकर। तो चलिए हम ये यहाँ से बनाया है। देखिए हमने लिखा है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा को जोड़कर, ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टता, ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टता को जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। देखिए जब हमने प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा को जोड़कर धारा प्रवाहित किया, मतलब प्रत्यवर्ती वोल्टता को जोड़कर धारा प्रवाहित किया, तो प्राथमिक कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन करेगा, और उसके साथ साथ ये द्वितीय कुंडली जो इसके पास है इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। इसलिए हमने लिखा है कि तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इतनी आपको कार्यविधि में लिख देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से आप लिखेंगे फैराडे के नियम से, ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम से। देखिए फैराडे का एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम है। इसके नियम से हम एक फॉर्मूला जानते हैं, उसको भी हम जानेंगे, बट ये भी जानिएगा कि ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नियम जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, ये हमने पढ़ा दिया है। तो इसके नियम से हम क्या जानते हैं, इसके नियम से हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि जो क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, वो N/dt ये होता है। ठीक है, ये है प्राथमिक
कुंडली के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप एस लगा देंगे, मतलब पी लगा देंगे, यहाँ पर भी पी लगा देंगे। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये हमने क्या लिखा है। देखिए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम से ये आपको फॉर्मूला बताया गया था, जो है E = -N/d∅/dt, जहाँ पे E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, N क्या है, जो कुंडली में फेरों की संख्या है, और d∅ क्या है, फ्लक्सो मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, और dt क्या है, समय है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये हमने प्राथमिक कुंडली के लिए हमने लिखा है। तो प्राथमिक कुंडली के लिए ये P क्या है, प्राथमिक है, प्रथम है। तो हम यही कह रहे हैं कि प्रथम कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या और उसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या और उसमें लगा समय, ठीक है। तो वही हमने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही द्वितीय कुंडली के लिए यदि हम देखें, ध्यान से आप समझिएगा, ऐसे ही हम द्वितीय कुंडली के लिए भी अगर हम देखते हैं तो हम ES लिखेंगे। सेकेंड के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल वो क्या हो जाएगा, -NS। सेकेंड कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्सों के मतलब सेकेंड कुंडली में फेरों की संख्या है जो है S, और उसके बाद d∅/dt ये हम लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, ये है आपके किसके लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए, ठीक है। द्वितीय कुंडली के लिए ये है। अब ध्यान से समझेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड। तब हम लिखते हैं, तब समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का यदि हम भाग देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। आप ध्यान से समझेंगे, देखिए यहाँ पे मिलेगा ES, हम इसको ES लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे पता नहीं दिखाई दे जाना है, ES सॉरी EP न, फर्स्ट में सेकेंड का देना है, तो हम लिखेंगे EP और सेकेंड है इधर तो ES, ठीक है। ES हम लिख देंगे और फिर से इधर हम क्या लिखेंगे, माइनस, इसके लिए -NP और d∅/dt हम लिखेंगे। अब फिर से मेन बटा हम देंगे, फिर से इसके लिए लिखेंगे तो -NS और d∅/dt ये हम लिख देंगे। समझ रहे हैं ना, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का हमने भाग दे दिया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से d∅/dt से d∅/dt कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा क्या, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बचा, जो ये फॉर्मूला है जो है EP/ES = NP/N और S, ये आपका फॉर्मूला बच गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये है आपके लिए, मतलब ये है प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली के मतलब प्राथमिक जो कुंडली है, जो ये प्राथमिक कुंडली है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से जो ट्रांसफार्मर है ये आपको समझ में आ गया होगा। जितनी बातें हमने बताया है, यदि आप सब कुछ जैसे हमने लिखा है वैसे आप लिख देते हैं तो बिल्कुल आपको 7 में 7 नंबर आपको मिलेगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमें कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 की पढ़ाई करने के लिए तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी और हिंदी इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा। यदि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको पास वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनसे ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।